और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद साई कैबिनेट की पहली आज बैठक होगी। महानदी भवन मंत्रालय में ये बैठक होगी। मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए कई अहम फैसले हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। तो लोकसभा चुनाव के बाद साई कैबिनेट की आज पहली बैठक और आज मोदी की गारंटी पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बैठक में अहम चर्चा हो सकती है। विष्णुदेव साई कैबिनेट में और कौन से वो चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं, इस पर आज चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आज मोदी की गारंटी को कैसे पूरा करना है समय से पहले, इस पर भी अहम चर्चा होगी। और क्योंकि मोदी की गारंटी का जिक्र पूरे चुनाव में खूब हुआ, मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी की भी गारंटी, ये नारा बीजेपी की तरफ से लगातार दिया गया और लोकसभा चुनाव में भी अच्छे परिणाम छत्तीसगढ़ में मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और अब बारी है उन वादों को पूरा करने की। ऐसे में आज साई कैबिनेट की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, आज साई कैबिनेट की बैठक होगी और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। किन चीजों पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के बाद करीब 3 महीने बाद आज साई कैबिनेट की जो है बैठक हो रही है। सीएम साई की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे मंत्रालय में ये बैठक होनी है। फिलहाल अभी कैबिनेट बैठक को लेकर एजेंडे जो हैं वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आज के इस बैठक में किसान, मजदूर और अधिकारी कर्मचारियों के हित में साई सरकार जो है वो कई अहम फैसले ले सकती है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी को पूरा करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ही दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून जो है एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में मानसून को लेकर भी क्या कुछ तैयारी रहेगी, इस पर भी चर्चा जो है वो संभावित है। साथ ही साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही दिनों पहले विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें ये माना जा रहा था कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाएगा और इसको लेकर सभी वर्गों से सुझाव मांगा गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज की कैबिनेट बैठक में इसको लेकर भी जो है चर्चा हो सकती है कि आखिर नगरीय निकाय चुनाव जो है किस प्रणाली से कराया जाए। तो ये तमाम तरह के जो है वो एजेंडे रहेंगे आज की इस कैबिनेट बैठक में। साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा जो है संभावित है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज की कैबिनेट बैठक में जो है वो चर्चा हो सकती है। जी बने रहिए तनु, आप आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बता दें कि जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद साई कैबिनेट की पहली बैठक है और इस पर जानकारी भी हम आपको साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग का नया आदेश आया है। मंत्री और सीनियर अफसरों से सीधे नहीं मिल पाएंगे अब कर्मचारी और अधिकारी। मिलने से पहले कर्मचारियों को अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति मिलने पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ये पत्र जारी किया है और ये बड़ा फैसला हम इसे कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। मंत्री और सीनियर अफसरों से सीधे कर्मचारी नहीं मिल पाएंगे और अधिकारी भी वो सीधे नहीं मिल पाएंगे। मिलने से पहले कर्मचारियों को अनुमति लेनी होगी और बिना अनुमति मिलने पर कार्रवाई भी होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया और उसके जरिए यह आदेश जारी किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग का ये महत्वपूर्ण आदेश और इस आदेश के तहत कर्मचारी, अधिकारी डायरेक्ट जो हैं मंत्री और सीनियर ऑफिसर्स से नहीं मिल पाएंगे। मिलने से पहले कर्मचारियों को अनुमति लेनी होगी और बिना अनुमति मिलने पर कार्रवाई भी होगी। अपर मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी किया है और उसके जरिए यह आदेश जारी किया गया है। तनु, ये जो आदेश जारी किया गया है इससे ये समझा जा सकता है जो वीआईपी कल्चर बिल्ड था इतने समय से उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार देखने को मिलता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, सेवक हैं, वो बिना अनुमति के ही मुख्यमंत्री या मंत्रियों के निवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। ऐसे में न केवल अनुशासनहीनता का मामला जो सामने आता है, इसके अलावा समय भी कहा जा सकता है कि एक तरह से समय भी जो है व्यर्थ होता है और साथ ही मंत्रियों की जो कार्य प्रणाली है वो भी प्रभावित होती है। ऐसे में इसको लेकर एक अब स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने एक पत्र जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि अब कोई भी शासकीय सेवक जो है बिना विभागीय अनुमति के किसी भी मंत्रियों से जो है वो मुलाकात नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करता किसी शासकीय सेवक या कर्मचारी को पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की बात भी जो है उनके द्वारा की गई है। कुल मिलाकर जब अचानक कोई भी मिनिस्टर्स के यहाँ या सीएम के यहाँ पहुंचते हैं तो ऐसे में उनकी कार्य प्रणाली भी जो है वो प्रभावित होती है, साथ ही समय भी वेस्ट जो है वो थोड़ा सा होता है। ऐसे में जब तक विभागीय अनुमति उनके द्वारा नहीं ली जाएगी तब तक उनको सीएम हाउस में या मंत्रियों से मिलने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की बात भी जो है वो की गई है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु। बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 115 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेल यात्रियों की परेशानी अब बढ़ गई है। 5 लाख से भी ज्यादा के टिकट रेलवे ने रिफंड किए हैं। 19 जून से 10 जुलाई तक परेशानी होगी और मेंटेनेंस के कारण ट्रेनें रद्द की गई हैं। तो अभी फिलहाल कोई राहत नहीं है। ऐसे में कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है मेंटेनेंस के नाम पर। कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। 100 से भी ज्यादा ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें रद्द किया गया। लगभग 115 ट्रेनों को रद्द किया गया है मेंटेनेंस के नाम पर, और साथ ही अधिकारियों की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि कई लाखों रुपए रिफंड भी किए गए हैं। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, गर्मी के इस मौसम में अक्सर लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं क्योंकि समर वेकेशंस होते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है, और जब ऐसे समय ही 115 ट्रेनें रद्द हो रही हैं तो क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, जब ऐसे समय में ट्रेनों का रद्द होता है तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों की परेशानी है वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। आप समझिएगा कि बिलासपुर जोन से गुजरने वाली लगभग 115 जो ट्रेनें हैं वो अलग अलग दिनों में रद्द है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिलासपुर या यहाँ छत्तीसगढ़ से जो यात्री हैं या छत्तीसगढ़ में आने वाले यात्री हैं वो बिहार, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमाम जो अन्य जो दीगर राज्य से जो है यात्री यहाँ से आना जाना करते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों का रद्द किया जाना कहीं ना कहीं उनकी मुसीबतें बढ़ गई। हालांकि रेलवे जरूर कहता है कि हम सूचना उन्हें दे देते हैं, हम अलग अलग माध्यमों से ये सूचना दे देते हैं कि ये ट्रेनें रद्द है, लेकिन क्या है कि अब उन ट्रेनों के रद्द होने से इनकी जो पहले से जो प्लानिंग है वो पूरी बिगड़ जाती है यात्रियों की। तो ऐसे में उनको दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो रिफंड के लिए भी भटकना पड़ता है। हालांकि रेलवे ये दावा कर रहा है कि 5 लाख रुपए से अधिक का जो है यात्रियों को रिफंड कर दिया गया है और बाकी लोगों के ऐप या ऑनलाइन के जरिए किया जा रहा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले कोरोना काल के बाद से जो ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला है, ट्रेनों की लेत लतीफी चलने का जो सिलसिला है वो जारी है। हालांकि रेलवे हमेशा से यही दावा करता रहा है कि अधोसंरचना के नाम पर इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। भोपाल रेल मंडल की बात करूं तो यहां मालखेड़ी और महादेव खेड़ी में दूसरी और इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है, जिसकी वजह से इन ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है। फिलहाल देखना यह होगा कि रेलवे के जो दावे हैं कि आने वाले समय में अधोसंरचना के काम पूरा होने के बाद यात्रियों को सुविधा मिलने लगेगी, क्या वो यात्रियों की सुविधा वाकई में मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किस रूट पर कार्य चल रहा है और जो ये मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है उससे क्या सुधार आएंगे रेलवे में? देखिए, अलग अलग रेल मंडलों में जो है वो तीसरी लाइन, दूसरी रेल लाइन का जो काम है वो किया जा रहा है। ऐसा मानना है कि जब दूसरी और तीसरी लाइन का जब काम पूरा हो जाएगा तो जो ट्रेनों को ट्रैक नहीं मिल पाती है तो उससे क्या है कि ट्रेनों को ट्रैक मिल पाएगा, वो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगी ट्रेनें। और जो लगातार 12-12, 6-6, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे जो ट्रेनें रद्द चल रही हैं, कई तो ऐसी ट्रेनें हैं जो 2 दिन बाद पहुंच रही है अपने गंतव्य तक, तो उन ट्रेनों को समय
समय पर पहुंचाया जाएगा, ऐसा रेलवे का दावा है। यही वजह है कि अधोसंरचना के नाम पर अलग अलग कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ताकि ट्रेनों की जो लेट लतीफी है, जो रद्द हो रहे हैं ट्रेनों हैं, उनको गंतव्य तक सही समय पर पहुंचाया जाए। फिलहाल ये तो अब तक के रेलवे के दावे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि इनका काम कब तक पूरा होगा, क्योंकि ये काम हम लगभग 3-4 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं कि अधोसंरचना का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि इन ट्रेनों को रद्द किया गया और अचानक से फला दिन 22 ट्रेनें रद्द हैं, फला दिन 24 ट्रेनें रद्द है और इस तरीके से अभी देख लीजिए 115 ट्रेनों को रद्द कर दिया। तो ये मुसीबतें जो हैं। उमेश, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खंडवा की बात करेंगे। खंडवा के ओंकारेश्वर में हादसा हो गया है। सेल्फी लेने के दौरान नर्मदा नदी में एक युवक गिर गया। युवक की तलाश में गोताखोर की टीम जुटी हुई है। अब तक युवक का सुराग भी नहीं मिल सका है। दोस्तों के साथ ओंकारेश्वर घूमने के लिए आया था युवक और सेल्फी लेने के समय ही युवक डूब गया। नाइट में घाट पे फोटो वगैरह ले रहे थे और उसी दौरान चक्रतीर्थ घाट पे वहाँ से फिसलने के कारण ये डूब गया। तो नाइट में सर्चिंग की नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट टाइम हमने टीम भेजी और सर्चिंग अभी तक कर रहे हैं, पर सफलता अभी तक मिल नहीं पा रही क्योंकि गहराई काफ़ी ज़्यादा है। 2 टीमें लगाई हुई है 4-4 लोगों की, तो 8-8 घंटे ये लोग सर्चिंग करते हैं। अंधेरा होने के बाद एक थोड़ी सी बाउंडेशन हो जाती है कि सर्चिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी टीम पे भी खतरा रहता है। जो नर्मदा के घाट हैं वहाँ पे बाकायदा रेलिंग भी लगाई गई है और वहाँ संकेत भी लगाए गए हैं कि ये यहाँ से आगे ना जाए, परंतु कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में या नासमझी के कारण आगे जाने के कारण, चूँकि वहाँ बहाव तेज होता है, तो अभी कुछ हादसे जरूर हुए हैं। हमारे होमगार्ड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।